कभी कभी प्रेम शब्दों से नहीं, चुप्पियों से रचा जाता है, और कभी कभी सबसे पवित्र प्रेम सबसे बड़ा गुनाह बन जाता है। यह कहानी है चंद्र की, एक होशियार, समझदार, लेकिन भीतर से बेहद टूटी हुई आत्मा की, और सुधा की, जो उसकी पूजा थी, उसकी कमजोरी थी, उसका भगवान भी और उसका सबसे बड़ा अपराध भी। धर्मवीर भारती की इस कालजयी रचना में प्रेम है लेकिन बिना इजहार के, दर्द है लेकिन बिना आंसुओं के, त्याग है जो आत्मा को जला देता है। गुनाहों का देवता सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, ये उस पीढ़ी की दास्तान है जहां रिश्ते समाज से डरते थे और प्यार अपने ही भीतर मर जाता था। आज से हम इस अमर कथा को अध्याय दर अध्याय आपके सामने लाएंगे अश्पा रिफ्लेक्शंस की आवाज में। तो बांध लीजिए दिल को, क्योंकि यह सफर आपको वहीं ले जाएगा जहां कभी आपने भी शायद चुपचाप किसी को चाहा था। यह है गुनाहों का देवता, पहला अध्याय शुरू होता है। अगर पुराने जमाने की नगर देवता और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती, तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता अवश्य ही कोई रोमांटिक कलाकार होता। ऐसा प्रतीत होता है कि इस शहर की बनावट, उसकी संरचना, जीवन शैली और रहन सहन में कोई बंधे बंधाए नियम नहीं है, कहीं कोई कसाव नहीं है। हर ओर एक स्वच्छंद खुलाव है, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। यहाँ बनारस की गलियों से भी पतली गलियां हैं और लखनऊ की सड़कों से चौड़ी सड़कें। यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों को टक्कर देने वाले सिविल लाइंस हैं, तो दलदलों की गंदगी को पीछे छोड़ देने वाले मोहल्ले भी मौजूद हैं। मौसम में भी कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबह मलयजी होती हैं, दोपहरें अंगारी और शामें रेशमी। धरती ऐसी कि कहीं सहारा के रेगिस्तान जैसी बालू है, तो कहीं मालवा की तरह हरे भरे खेत, और ऊसर तथा प्रतिभूमि की भी कोई कमी नहीं। सचमुच प्रतीत होता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है, जिसके सृजन में हर रंग के डोरे समाये हुए हैं। और चाहे जो हो, मगर इधर कार्तिक के समय से लेकर वसंत और होली के बीच का जो मौसम होता है, उसमें इलाहाबाद का वातावरण नेस्टर्शियम और पैंजी के फूलों से भी अधिक सुंदर और आम के बौरों की खुशबू से भी अधिक महकदार लगता है। चाहे सिविल लाइंस हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुसरो बाग, ऐसा लगता है जैसे हवा किसी नटखट दोशीजा की तरह कलियों के आंचल और लहरों के मिजाज से छेड़खानी करती चलती है। और यदि आप सर्दी से बहुत अधिक नहीं डरते, तो बस एक हल्का ओवरकोट डालकर सुबह सुबह टहलने निकल जाइए। इन खुली जगहों की फिजा इठलाकर आपको अपने जादू में बांध लेगी। विशेष रूप से जब पी फटने से पहले का समय हो, तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। वसंत के ताज़ा मौसमी फूलों के रंगों को टक्कर देती हल्की सुनहरी बाल सूर्य की अंगुलियां सुबह की राजकुमारी के गुलाबी वक्ष पर बिखरे हुए भंवराले गेसुओं को धीरे धीरे हटाती हैं, और क्षितिज पर सुनहरी तरुणाई बिखर पड़ती है। एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी, और जिसकी कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं, वह उस सुबह से भी अधिक मासूम युवक के बारे में है। एक ऐसा युवक जो प्रभाती गाकर फूलों को जगाने वाले किसी देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लॉन में फूलों की सरजमी के किनारे किनारे टहल रहा था। कत्थई स्वीट पी रंग का पश्मीने का लंबा कोट, एक ओर उठा हुआ कॉलर और दूसरी ओर के कॉलर में सरों की एक पत्ती बटन होल में लगी थी। उसने सफेद मक्खन जैसी जिन की पतली पैंट पहन रखी थी और पैरों में सफेद झरी की पेशावरी सैंडलें। उसका चेहरा भरा हुआ, गोरा और दमकता हुआ था, और ऊंचे चमकते हुए माथे पर एक रूखी भूरी लट लहराती हुई झूल रही थी। चलते चलते उसने रंग बिरंगे फूलों का एक छोटा सा गुच्छा इकट्ठा कर लिया था, जिसे वह बार बार उठाकर सूंघ रहा था। पूरब के आसमान में गुलाबी पांखुरियां बिखरने लगी थीं, और ताजी सुबह के फूलों पर सुनहले पराग की बौछार बिछती जा रही थी। अरे, सुबह हो गई, उसने चौंक कर कहा और पास की एक बेंच पर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था।
उसने पूछा। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गई? अभी नहीं बाबूजी, माली ने जवाब दिया। वह युवक फिर संतोषपूर्वक बैठ गया और फूलों की पंखुड़ियां नोच नोच कर नीचे गिराने लगा। जमीन पर बिछी सुनहरी धूप की चादर परत दर परत फैलती जा रही थी और पेड़ों की छायाएं गहराने लगी थीं। उसकी बेंच के नीचे चुनी हुई फूल पत्तियां बिखरी थीं और अब उसके हाथ में केवल एक फूल शेष रह गया था, हल्के फालसई रंग का, जिस पर गहरे बैंगनी डोरे उभरे थे। हेलो कपूर, अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। यहां क्या झक मार रहे हो सुबह सुबह? उसने मुड़कर पीछे देखा। आओ ठाकुर साहब, आओ बैठो यार, लाइब्रेरी खुलने का इंतजार कर रहा हूं। क्यों? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चाट डाली। अब इस लाइब्रेरी को तो शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो। हाँ, शरीफ लोगों के लिए ही छोड़ रहा हूं। डॉक्टर शुक्ला की लड़की है ना, वह इसकी मेंबर बनना चाहती थी तो मुझे आना पड़ा। उसी का इंतजार कर रहा हूं। डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में है। नहीं, वे अब गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में हैं। और तुम रिसर्च पॉलिटिक्स में कर रहे हो? नहीं, इकोनॉमिक्स में। बहुत अच्छे, ठाकुर ने कुछ अजीब से स्वर में कहा। तो फिर तुम उनकी लड़की को सदस्य बनवाने आए हो? छी! कपूर ने हंसते हुए कुछ संकोच के साथ अपने को बचाते हुए कहा। यार, तुम तो जानते हो कि मेरा उनसे कितना घरेलू संबंध है। जब से मैं प्रयाग में हूं, उन्हीं के सहारे हूं और आजकल तो उन्हीं के यहां पढ़ता लिखता भी हूं। ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ला को नहीं जानता क्या? उनके जैसा भला आदमी मिलना मुश्किल है। तुम बेकार में सफाई दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में से थे जो सिर्फ नाम के लिए विद्यार्थी होते हैं, और वे कब तक यूनिवर्सिटी की शोभा बढ़ाते रहेंगे इसका कोई अनुमान नहीं। वे एक अच्छे खासे जमींदार घराने से थे, हंसमुख, फप्तियां कसने में आनंद लेने वाले, पर दिल के साफ और दृष्टि के सच्चे। बोले, एक बात तो मैं मानता हूं कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉ शुक्ला को है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते नहीं? नहीं, कपूर ने सहज भाव से कहा। उनसे अलग होकर आया था। समझ लो कि इन्होंने ही किसी न किसी बहाने मेरी मदद की है। अच्छा, चलो तब तक लॉर्ड्स पोंड यानी कमल सरोवर तक घूम आते हैं, फिर लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। दोनों पास ही बने कृत्रिम कमल सरोवर की ओर बढ़ चले। सीढ़ियां चढ़ते ही उन्होंने देखा एक सज्जन तालाब के किनारे कमलों की ओर एकटक निहारते हुए ध्यान में तल्लीन थे। छिपकली जैसे दुबले पतले, माथे पर बालों की एक लट झूलती हुई। कोई प्रेमी है या दार्शनिक? कपूर ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं यार, ठाकुर बोले, इन दोनों से भी निकृष्ट कोटि के जीव हैं। ये कवि हैं, मैं जानता हूं इन्हें। नाम है रविंद्र बिसरिया, MA में पढ़ते हैं। आओ तुम्हें मिलवाऊं। ठाकुर साहब ने एक बड़ा सा घास का तिनका तोड़ा और चुपके से पीछे जाकर बिसरिया की गर्दन में गुदगुदी कर दी। बिसरिया चौंक उठे, पीछे मुड़कर देखा और झुंझलाकर बोले, ये क्या बदतमीजी है ठाकुर साहब। मैं कितने गंभीर विचारों में डूबा हुआ था। फिर अचानक आंखें मूंद कर एक विचित्र स्वर में बोले, आह, कैसा मनोरम प्रभात है। मेरी आत्मा में घोर अनुभूति हो रही थी। कपूर ने बिसरिया की भावभंगिमा पर मुस्कुराते हुए ठाकुर साहब की ओर देखा और इशारे में कहा, हे यार, शगल की चीज है, छेड़ो जरा। ठाकुर साहब ने तिनका फेंकते हुए कहा, माफ करना भाई बिसरिया, बात यह है कि हम लोग कवि तो हैं नहीं, इसलिए समझ नहीं पाते। क्या सोच रहे थे तुम? बिसरिया ने आंखें खोली और गहरी सांस लेकर बोला, मैं सोच रहा था कि आखिर प्रेम क्या होता है, क्यों होता है, कविता क्यों लिखी जाती है, और फिर कविता संग्रह उतने क्यों नहीं बिकते जितने उपन्यास या कहानी संग्रह। बात तो गंभीर है, कपूर बोला। जहां तक मैंने समझा और पढ़ा है, प्रेम एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी, जो मौसम के बदलते वक्त उभरती है, मसलन कार्तिक या फागुन चैत के दिन। इसका संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है, और कविता वह एक तरह का सन्निपात होती है। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं मिस्टर सिबरिया? सिबरिया नहीं, बिसरिया, ठाकुर साहब ने टोकते हुए कहा। बिसरिया ने कुछ झुंझलाहट, कुछ असहजता और थोड़े गुस्से से उनकी ओर देखा, फिर बोला, क्षमा कीजिएगा,
आप या तो फ्रायडवादी हैं या प्रगतिवादी, और आपके विचार पूर्णतः विदेशी हैं। मैं ऐसे विचारों से घृणा करता हूं। कपूर कुछ उत्तर देने ही वाला था कि ठाकुर साहब बीच में बोल उठे। अरे भाई, बेकार की बहस में उलझ गए तुम लोग। पहले आपस में परिचय तो कर लो। ये हैं श्री चंद्र कुमार कपूर, विश्वविद्यालय में शोध कर रहे हैं, और ये हैं श्री रविंद्र बिसरिया, इस वर्ष एमए में बैठ रहे हैं। बहुत अच्छे कवि हैं। कपूर ने हाथ बढ़ाया और मुस्कुराकर कहा, क्यों साहब, आपको दुनिया में और कोई काम नहीं रहा जो आप कविता करते हैं? बिसरिया ने ठाकुर साहब की ओर देखा और बोले, ठाकुर साहब, यह मेरा अपमान है। मैं इस तरह के प्रश्नों का अभ्यस्त नहीं हूं। और वे उठ खड़े हुए। अरे बैठो बैठो। ठाकुर साहब ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें वापस बिठा लिया। देखो, तुम कपूर का मतलब समझे नहीं। वह कहना चाहता था कि तुम में इतनी प्रतिभा है कि लोग उसका मूल्य नहीं समझते। उसने सहानुभूति से पूछा कि तुम और कोई काम क्यों नहीं करते, क्योंकि कविता जैसे महान कार्य को दुनिया अक्सर हल्के में लेती है। वरना कपूर साहब तुम्हारी कविताओं के बहुत शौकीन हैं, मुझसे अक्सर तारीफ करते हैं। बिसरिया पिघल गए। क्षमा कीजिएगा, मैंने गलत समझा। अब मेरा कविता संग्रह छप रहा है, मैं आपको अवश्य भेंट करूंगा। फिर ठाकुर साहब की ओर मुड़कर बोले, अब तो लोग मेरी कविताओं की इतनी मांग करने लगे हैं कि मैं खुद परेशान हो गया हूं। अभी कल त्रिवेणी के संपादक मिले, बोले, कोई चित्र दे दो। मैंने कहा, चित्र तो नहीं है, तो पीछे पड़ गए। आखिर में मैंने अपना आइडेंटिटी कार्ड ही दे दिया। कपूर मुस्कुराया और बोला, मान गए आपको हम। तो आप राष्ट्रीय कविताएं लिखते हैं या माशूकी की? जब जैसा अवसर हो, ठाकुर साहब ने झट से जड़ दिया। वैसे तो ये हर जगह बुलाए जाते हैं। वार फ्रंट का कवि सम्मेलन हो, शराबबंदी कॉन्फ्रेंस का कवि सम्मेलन, शादी ब्याह साहित्यिक गोष्ठियां, हर जगह इनकी पूछ है। बड़ा यश है इनका। बिसरिया ने यह सुनकर प्रशंसा से अभिभूत होकर देखा, मगर फिर चेहरे पर एक आत्मगौरव की छाया लाकर गंभीर हो गया। कपूर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो कुछ हम लोगों को भी सुनाइए ना। अभी तो मूड नहीं है, बिसरिया ने संयम से जवाब दिया। ठाकुर साहब, जो बिसरिया को पिछले 5 सालों से जानते थे, भली भांति परिचित थे कि वह कब और कैसे कविता सुनाता है। अतः बोले, ऐसे नहीं कपूर, आज शाम को आओ, जरा गंगा जी चलते हैं, कुछ बोटिंग हो, कुछ खाना पीना हो, तब कविता का मजा भी आएगा। कपूर को बोटिंग का बेहद शौक था। फौरन तैयार हो गया और शाम का विस्तृत कार्यक्रम बन गया। उसी समय एक कार उधर से गुजरी और लाइब्रेरी की ओर मुड़ गई। कपूर ने उसे देखा और बोला, अच्छा ठाकुर साहब, अब मुझे इजाजत दीजिए, लाइब्रेरी में चलूं, वो लोग आ गए लगते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जरा जिमखाना की ओर जा रहा हूं। अच्छा भाई, शाम को पक्की बात रही? बिल्कुल पक्की, कपूर ने कहा और चल पड़ा। लाइब्रेरी के पोर्टिको में कार रुकी। उसके अंदर डॉक्टर साहब की बेटी बैठी थी। कपूर ने कार के पास पहुंचते हुए कहा, क्यों सुधा, अंदर क्यों बैठी हो? चलो अंदर चलो, चंदर ने कहा। सुधा आगे बढ़ी, फिर ठिठक कर बोली, चंदर, एक आदमी को 4 किताबें मिलती हैं ना? हाँ, क्यों? तो उसने भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दे देना, ज्यादा की हमें जरूरत नहीं। नहीं, चंदर हंस पड़ा, तुम्हारा तो दिमाग खराब है, खुद क्यों नहीं बनती मेंबर? नहीं, हमें शर्म लगती है, तुम ही बन जाओ मेंबर हमारी जगह, सुधा ने हौले से कहा। पगली कहीं की, चंदर ने हंसते हुए उसका कंधा पकड़कर आगे बढ़ाया। वाह रे शर्म, कल को जब ब्याह होगा तब भी कहना, हमारी जगह तुम बैठ जाओ चंदर, कॉलेज तक पहुंच गई और अब भी शर्म नहीं गई इसकी, चल अंदर। वह हिचकती, ठिठकती, झेंपती और मुड़ मुड़ कर चंदर की ओर नाराजगी भरी निगाहों से देखती हुई अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सुधा 4 किताबें लादे हुए बाहर निकली। कपूर ने कहा, लाओ मैं ले लूं। सुधा बांस की पतली टहनी की तरह लहराकर बोली, सदस्य मैं हूं, तुम्हें क्यों दूं किताबें? और जाकर कार के अंदर किताबें पटक दी। फिर बोली, आओ बैठो चंदर, मैं अब घर जाऊंगा। ये देखो। और उसने कार की डैशबोर्ड से कागजों का एक बंडल निकाला। देखो,
ये पापा ने तुम्हारे लिए दिया है। लखनऊ में जो कॉन्फ्रेंस है वहीं पढ़ने के लिए यह निबंध लिखा है उन्होंने। शाम तक टाइप होना चाहिए। जहां जहां संख्याएं हैं वहां तुम्हें खुद बैठकर बोलना होगा। और पापा तो सुबह से ही कहीं गए हुए हैं, समझे जनाब? उसने बिल्कुल बच्चों जैसी शोखी में गर्दन हिलाते हुए कहा। कपूर ने बंडल ले लिया और कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन डॉक्टर साहब का हस्तलेख, इतने पृष्ठ, शाम तक कौन टाइप करेगा? इसका भी इंतजाम है। कहते हुए उसने अपने ब्लाउज से एक मोड़ा हुआ पत्र निकाला और चंदर के हाथ में दे दिया। ये पापा की कोई पुरानी ईसाई छात्रा है, टाइपिस्ट है, मुखर्जी रोड पर रहती है। मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगी। बस ये खत उसे दे देना और निबंध वहीं टाइप हो जाएगा। लेकिन मैंने तो अभी चाय भी नहीं पी, चंदर ने मुस्कुराकर कहा। समझ गई, सुधा बोली। अब तुम सोच रहे होगे कि इसी बहाने सुधा तुम्हें चाय भी पिला देगी। तो जनाब, ये मेरा नहीं, पापा का काम है। मैं चाय नहीं पिलाती। चलो अब। चंदर भीतर जाकर बैठ गया और किताबें पलटते हुए बोला, अरे चारों की चार कविता की किताबें उठा लाई हो, समझ में भी आएंगी तुम्हारे। नहीं, सुधा ने चिढ़ाते हुए कहा, तुम कहो तो समझा दें। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले क्या जाने साहित्य। अरे ड्राइवर, मुखर्जी रोड की ओर ले चलो, चंदर ने कहा। इधर कहाँ जा रहे हो? नहीं, पहले घर चलो, सुधा बोली। चाय पी लो तब जाना। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, चंदर ने हल्की सी जिद में कहा। चाय नहीं पिएंगे? वाह वाह, सुधा की हंसी गूंज उठी। उसमें दूधिया बचपन का निश्चलपन छलक उठा। मुंह तो सूख कर गोभी हो रहा है और जनाब कहते हैं चाय नहीं पिएंगे। उसके शब्दों में चुटकी भी थी और हंसी में एक अल्हड़ अपनापन। बंगले के पास आते ही उसने झटपट महाराजन को आवाज दी, अम्मा जरा जल्दी से चाय बना देना। और फिर चंदर को स्टडी रूम में बिठाकर खुद प्याले निकालने अंदर चली गई। वैसे तो यह घर और यह परिवार अब चंद्र कपूर का अपना ही हो चुका था। जब से वह अपनी मां से झगड़कर प्रयाग पढ़ाई के लिए आया था, तभी से वह यहां का होकर रह गया था। बीए में दाखिला लेने के बाद वह चौक में एक कमरा लेकर रहने लगा था ताकि खर्च कम हो। उसी समय डॉ शुक्ला उसके सीनियर टीचर थे और उसकी परिस्थितियों से भली भांति परिचित भी। चंदर की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी और डॉ शुक्ला उससे अक्सर छोटे छोटे लेख लिखवाकर पत्रिकाओं में भेजते थे। उन्होंने ही कई पत्र पत्रिकाओं के आर्थिक स्तंभ लिखने का कार्य चंद्र को दिलवा दिया था। धीरे धीरे डॉ शुक्ला चंद्र के लिए सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि संरक्षक और पिता से भी बढ़कर बन गए थे। चंद्र अत्यंत संकोची स्वभाव का था, इतना कि उसने कभी यूनिवर्सिटी की छात्रवृत्ति के लिए भी प्रयास नहीं किया। लेकिन जब वह बीए में पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम आया, तब स्वयं इकोनॉमिक्स विभाग ने उसे यूनिवर्सिटी के आर्थिक प्रकाशनों का वेतनभोगी संपादक बना दिया। एमओ में भी उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया और इसके बाद रिसर्च शुरू कर दी। इसके कुछ समय बाद डॉक्टर शुक्ला यूनिवर्सिटी छोड़कर ब्यूरो में चले गए। यदि सच कहा जाए तो चंद्र के समस्त कैरियर का श्रेय डॉ शुक्ला को ही जाता है, जिन्होंने हर मोड़ पर उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसे अपने बेटे से भी अधिक स्नेह दिया। यह डॉक्टर शुक्ला का अपनापन ही था जिसने चंद्र को धीरे धीरे अपनेपन की सारी सीमाओं से मुक्त कर दिया। यह बंगला, इसके कमरे, इसका लॉन, इसकी किताबें और इसके निवासी, सब कुछ जैसे चंद्र का अपना था, जैसे इन सब से उसका जन्मों का नाता हो। और यह नन्ही दुबली पतली रंगीन चंद्र किरण सी सुधा, जब वह वर्षों पहले 7वीं पास करके अपनी बुआ के यहाँ से यहाँ आई थी, तब से लेकर आज तक कैसे वह धीरे धीरे चंद्र की अपनी बनती गई, यह खुद चंद्र को भी नहीं मालूम। जब वह आई थी तब बहुत ही शर्मीली और भोली थी। 8वीं कक्षा में पढ़ने के बावजूद खाने के समय रो पड़ती थी, जरा जरा सी बात पर मचल जाती और कॉपी फाड़ डालती थी। जब तक डॉक्टर साहब उसे गोदी में बिठाकर मनाते नहीं थे, तब तक वह स्कूल नहीं जाती थी। 3 साल की उम्र में उसकी मां चल बसी थी और 10 साल तक वह अपनी बुआ के पास एक गांव में रही थी। अब जब वह 13 वर्ष की हुई और गांव वालों ने उसकी शादी की बातें शुरू कर दी, शादी न होने पर औरतों ने ताने कसने और मुंह चिढ़ाने शुरू कर दिए, तो डॉक्टर साहब ने उसे इलाहाबाद बुला लिया और 8वीं में दाखिल करवा दिया।
जब वह यहाँ आई थी तो लगभग आधी जंगली थी। तरकारी में घी कम होने पर वह महाराजन का चौका झूठा कर देती और फूल तोड़कर न लाने पर माली को दांतों से काट भी लेती थी। चंद्र से वह बहुत डरती थी और न जाने क्यों चंद्र भी उससे कुछ नहीं कहता था। लेकिन जब 2 साल तक उसका यह उपद्रवी व्यवहार चलता रहा और डॉक्टर साहब कभी कभी गुस्से में न उससे बात करते थे न साथ में खाना खाते थे, तब वह रो रो कर सिर पटक पटक कर अपने को आधा कर डालती थी। ऐसे समयों में अक्सर चंद्र ने पिता और पुत्री में सुलह कराई, सुधा को डांटा, समझाया, और वही सुधा जो घर भर में एक अल्हड़ पुरवाई की तरह बहती, विद्रोह के झोंकों की तरह तोड़ फोड़ मचाती रहती, वह चंद्र की आंख के इशारे पर सुबह की नर्म बयार की तरह शांत हो जाती थी। कब, कैसे और क्यों उसने चंद्र के इन मौन इशारों को मान लेना शुरू किया, यह न तो सुधा जानती थी न चंद्र। यह सब कुछ इतना स्वाभाविक था, इतना सहज, जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की कोमल रोशनी। और मजा तो यह था कि वह सुधा जो कभी चंद्र की शक्ल देखकर छिप जाया करती थी, अब इतनी डीठ हो गई थी कि उसका सारा विद्रोह, सारी झुंझलाहट, मिजाज की सारी तेजी, सारा तीखापन और लड़ाई झगड़ा, सब कुछ अब औरों से हटकर बस चंद्र की ओर केंद्रित हो गया था। वह विद्रोहिणी अब शांत हो गई थी, इतनी शांत, इतनी सुशील, इतनी विनम्र, इतनी मधुर भाषिणी कि सबको ताज्जुब होता था। लेकिन चंद्र को देखते ही जैसे उसका बचपन फिर लौट आता था। जब तक वह चंद्र को छेड़ न ले, खिंजा न ले, उससे झगड़ न ले, तब तक उसे चैन नहीं पड़ता था। अक्सर दोनों के बीच अनबोला हो जाता, लेकिन जैसे ही 2 दिन बीतते और दोनों एक दूसरे से मुंह फुलाए रहते, तब डॉक्टर साहब को शक हो जाता। जब सुधा ब्यूरो की बातें पूछने में रुचि नहीं लेती, खाने के समय दुलार नहीं दिखाती, तो डॉक्टर साहब तुरंत पूछते, क्या बात है, चंद्र से झगड़ा हो गया क्या? तब सुधा मुंह फुलाकर शिकायतें करने लगती, और कैसी कैसी शिकायतें। कभी कहती चंद्र ने उसकी हेडमिस्ट्रेस का नाम एलिफेंटा रख दिया है। कभी शिकायत होती कि चंद्र ने उसे डिबेट के भाषण के पॉइंट्स नहीं बताए, या फिर कहती चंद्र कहता है कि सुधा की सखियां कोयला बेचती हैं। और जब डॉक्टर साहब कहते अच्छा मैं चंद्र को डांट दूंगा, तो सुधा खुशी से फूली नहीं समाती। फिर चंद्र के सामने आंखें नचाते हुए चिढ़ाती, कहो कैसी डांट पड़ी। वैसे सुधा अपने घर की जैसे पुरखिन थी, उसे पता होता कि किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा को पसंद आएगी, बाजार में क्या भाव चल रहा है, कौन नौकर बेईमानी कर रहा है, पापा कितनी सोसाइटीज के सदस्य हैं, या चंद्र के इकोनॉमिक्स के कोर्स में क्या चल रहा है। मोटर या बिजली बिगड़ जाए तो वह थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी कर लेती थी। उसमें मातृत्व का ऐसा अंश था कि घर के हर नौकर चाकर उससे अपने सुख दुख कह जाते। पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा कामकाज संभालते हुए उसका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ गया था। वह अपनी उम्र से ज्यादा संयमी, गंभीर और समझदार हो गई थी। लेकिन पापा और चंद्र के सामने उसका बाल स्वरूप जैसे उभर आता था। उन दोनों के सामने उसका मन खुला था, स्नेह निर्बाध था। हाँ, एक बात अवश्य थी, जितना स्नेह, जितनी फटकार और जितनी स्वास्थ्य चिंता उसे अपने पापा से मिलती थी, वह सब वह निस्संकोच चंद्र को दे डालती थी। पापा जैसे उसके खाने पीने का ध्यान रखते थे, वैसे ही वह चंद्र की देखभाल करती। जो उपदेश उसे पापा से मिलते, वह उन्हें और भी स्नेह में लपेटकर चंद्र को सुना देती। चंद्र कब खाता है, यहाँ से जाकर घर पर कितना पढ़ता है, रात को सोते समय दूध पीता है या नहीं, इन सब बातों का हिसाब सुधा को देना पड़ता। और जब कभी उसमें कोई कमी रह जाती तो चंद्र को सुधा की डांट सुननी ही पड़ती थी। पापा के लिए सुधा आज भी बच्ची थी, और सुधा के लिए चंद्र स्वास्थ्य के मामले में बच्चा था। कभी कभी तो सुधा की यह स्वास्थ्य चिंता इतनी ज्यादा हो जाती कि चंद्र बेचारा, जो वास्तव में बिल्कुल स्वस्थ था, घबरा उठता था। एक बार तो हद ही हो गई। सुधा की तबीयत खराब हुई थी और डॉक्टर ने उसे लड़कियों के लिए एक टॉनिक बताया था। इम्तिहान के दिनों में जब चंद्र थोड़ा दुबला दिखा तो सुधा अपनी बची हुई दवा ले आई और जिद करने लगी, पियो इसे। चंद्र ने जब अखबार में उसका विज्ञापन दिखाकर बताया कि यह सिर्फ लड़कियों के लिए है, तब जाकर उसकी जान बची।
इसीलिए जब आज सुधा ने चाय के लिए कहा तो चंदर की रूह कांप गई, क्योंकि जब भी सुधा चाय बनाती थी तो प्याले के मुंह तक दूध भर देती, फिर उसमें 2-3 चम्मच चाय का पानी डाल देती थी। और अगर उसने कभी ज्यादा स्ट्रांग चाय की मांग कर दी तो उसे खालिस दूध पीना पड़ता था। फिर चाय के साथ फल, मेवा और खुदा जाने क्या क्या। और उसके बाद सुधा का इसरार, न खाने पर सुधा का गुस्सा, और उसके बाद की लंबी चौड़ी मनुहार, इन सब से चंदर बहुत घबराता था। लेकिन जब सुधा उसे स्टडी रूम में बिठाकर जल्दी से चाय बनाकर ले आई तो उसे मजबूरन पीनी ही पड़ी। और बैठा बैठा निहायत बेबसी से वह देखता रहा। सुधा ने पहले प्याले में दूध डाला, फिर जरा सी चाय। उसके बाद उसने अपने प्याले में चाय डाली, 2 चम्मच दूध मिलाया और ठाठ से पीने लगी। फिर बड़ी बेतकल्लुफी से दूधिया चाय का प्याला चंदर की ओर खिसकाकर बोली, पीजिए, नाश्ता आ रहा है। चंद्र ने प्याले को अपने सामने रखकर चारों ओर घुमाकर देखा कि शायद किसी तरफ से चाय की झलक मिले। लेकिन जब हर ओर से प्याले में क्षीर सागर ही नजर आया तो उसने हार कर प्याला रख दिया। क्यों, पीते क्यों नहीं? सुधा ने अपना प्याला नीचे रखा। पी क्या? चंद्र ने सूखी आवाज में कहा। कहीं इसमें चाय भी है? तो और क्या, खालिस चाय पीजिएगा। दिमागी काम करने वालों को ऐसी ही चाय पीनी चाहिए। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं चाय छोड़ूं या रिसर्च। ना ऐसी चाय मुझे पसंद, ना ऐसा दिमागी काम। लो, आपको विश्वास नहीं होता, सुधा उत्साह से बोली। मेरी क्लास फेलो है गेसु काजमी, सबसे तेज लड़की। उसकी अम्मी उसे दूध में चाय उबाल कर देती हैं। क्या नाम बताया तुमने? चंदर ने भौहें चढ़ाकर पूछा। बड़ा अच्छा नाम है ना? और क्या, जरूर बड़ी घनिष्ठ सखी होगी तुम्हारी, उतनी ही अच्छी जितना अच्छा नाम। जरूर जरूर, सुधा ने तुनक कर कहा। और उतनी ही काली होगी जितने काले उसके गेसु। धत, शर्म नहीं आती किसी लड़की के लिए ऐसा कहते हुए। और जब तुम हमारे दोस्तों की बुराई करती हो तब क्या, वे सब हैं ही बुरे। अच्छा चलो, अब नाश्ता करो, पहले फल खाओ। और वह संतरा छील छील कर प्लेट में रखने लगी। तभी जैसे ही वह झुककर एक गिरा हुआ संतरा उठाने लगी, चंद्र ने चुपचाप सुधा का प्याला अपने सामने खिसका लिया और अपना प्याला उधर सरका दिया। फिर शांत चित्त से चाय पीने लगा। सुधा ने जैसे ही चाय की एक चुस्की ली, वह चौंक गई। अरे, ये क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने उसमें दूध डाल दिया। तुम्हें दिमागी काम ज्यादा करना होता है ना? चंदर ने ठाठ से चाय की चुस्की लेते हुए कहा। सुधा कुड़ गई, कुछ बोली नहीं। चाय खत्म करने के बाद चंदर ने घड़ी की ओर देखा। अच्छा लाओ, क्या टाइप कराना है? अब बहुत देर हो रही है, चंदर ने कहा। बस, यहां तो 1 मिनट बैठना भी तुम्हें बुरा लगता है, सुधा ने शिकायत भरे स्वर में कहा। हम कहते हैं नाश्ते और खाने के वक्त आदमी को जल्दी नहीं करनी चाहिए। बैठो ना जरा। अरे, तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी है? चंदर ने पलट कर पूछा। करनी क्यों नहीं है? आज तो गेसु को मोटर पर लेते हुए जाना है। तुम्हारी गेसु कभी मोटर पर चढ़ी भी है? जी हाँ, वह साबिर हुसैन काजमी की बेटी है। उसके यहाँ 2 मोटरें हैं और रोज तो वहां दावतें होती रहती हैं। अच्छा, और हमारी तो कभी दावत नहीं की? हा, गेसु के यहाँ दावत खाओगे इसी मुंह से? जनाब, उसकी शादी भी तय हो चुकी है, अगले झाड़ों तक शायद हो भी जाए। छे, बड़ी खराब लड़की हो तुम, कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? सुधा ने मजाक में चंदर को पराजित कर दिया और बहुत ही विजय भरी मुस्कान से उसकी ओर देखा। चंदर ने झेप कर अपनी निगाहें नीची कर ली। तब सुधा पास आकर उसका कंधा पकड़ते हुए बोली, अरे, उदास हो गए? नहीं भैया, तुम्हारा भी ब्याह तय कराएंगे, घबराते क्यों हो? फिर एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब उठाकर बोली, लो, इस मुटकी से ब्याह करोगे? लो, बातचीत कर लो, तब तक मैं वह निबंध ले आऊं टाइप कराने वाला। चंदर ने झेप कर सुधा का हाथ जोर से दबा दिया। हाय रे, सुधा ने हंसते हुए मुंह बनाकर कहा। लो बाबा, हम तो जा रहे हैं, काहे बिगड़ रहे हैं आप? और वह चली गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब का लिखा हुआ निबंध उठाकर ले आई और बोली, लो, यह निबंध की पांडुलिपि है। फिर चंदर की ओर बड़े दुलार से देखकर धीरे से पूछा, शाम को आओगे ना? चंदर ने संक्षिप्त जवाब दिया। अच्छा, हम परेशान नहीं करेंगे,
तुम चुपचाप पढ़ना। जब रात को पापा आ जाए तो उन्हें निबंध की टाइप की हुई प्रति देकर चले जाना। नहीं, आज शाम को मेरी दावत है ठाकुर साहब के यहाँ, तो उसके बाद आ जाना। और देखो, अब फरवरी आ गई है, मास्टर ढूंढ देना हमें, सुधा ने कहा। नहीं, ये सब झूठी बातें हैं, हम कल सुबह आएंगे, चंदर ने टालते हुए जवाब दिया। अच्छा, तो सुबह जल्दी आना, और देखो मास्टर लाना मत भूलना, ड्राइवर तुम्हें मुकर्जी रोड पहुंचा देगा। चंद्र कार में बैठ गया। कार स्टार्ट हुई ही थी कि पीछे से सुधा ने फिर पुकारा। सुनो। वह फिर उतर आया। सुधा बोली, लो, ये लिफाफा तो भूल ही गए थे, पापा ने लिखा है, उसे देना ना। अच्छा, कहकर वह फिर मुड़ा ही था कि सुधा ने फिर आवाज दी। सुनो, चंदर झल्लाकर बोला, एक बार में क्यों नहीं कह देती सब? अरे बड़ी गंभीर बात है, सुधा ने हंसते हुए कहा। देखो, वहां कुछ ऐसी वैसी बात मत कहना उस लड़की से, वरना उसके यहां 2 बड़े बड़े बुलडॉग हैं। इतना कहकर उसने गाल फुलाए, आंखें फैलाईं और एकदम से बुलडॉग जैसी भंगिमा बनाई। चंदर हंस पड़ा। सुधा भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऐसी थी सुधा और ऐसा था चंदर। यहीं पर पहला अध्याय समाप्त होता है, जहां रिश्ते शब्दों से परे हैं और भावनाएं अभी नाम तलाश रही हैं, जहां सुधा की मुस्कान में चंदर का सुकून छुपा है और चंदर की खामोशी में सुधा की मासूम जिद। लेकिन क्या यह समीकरण यूं ही बना रहेगा, या आने वाला वक्त इन अनकहे जज्बातों की परीक्षा लेगा? जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय अश्पा रिफ्लेक्शन के साथ।